नमस्कार, स्वागत है आपका सृष्टि आईएएस में। यदि आप ऐसे एस्पिरेंट हैं जो यूपी पीसीएस प्री 2025 की तैयारी कर रहे हो या समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, ऐसे में आज का सेशन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको एक बात जाननी चाहिए कि आयोग अब तक किस प्रकार के प्रश्न पूछता रहा है, प्रश्नों का नेचर कैसा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आज हम यूपी पीसीएस प्री 2023 के क्वेश्चंस को देखेंगे। उसमें भी हम सिर्फ पॉलिटी वाले सेक्शन के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और आप देखेंगे पिछले साल के प्रश्नों को उठा करके देख लीजिए, चाहे यूपी पीसीएस का हो या समीक्षा अधिकारी का। आयोग के कुछ फेवरेट टॉपिक हैं जहां से यह प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब जैसे मैंने 2023 पीसीएस प्री 2023 के जो टोटल 22 प्रश्न पूछे गए हैं उनका टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन किया मैंने। तो देखा कुछ टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से बात करें यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, और यदि आप देखेंगे यहीं राज्यपाल को ऐड कर लीजिए तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल टॉपिक से हर साल 3-4 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और संसद और विधानमंडल भी इनका फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से भी 4-5 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। 2024 में भी आप देखिए वहां पे भी प्रश्न पूछा गया है इस टॉपिक से। तीसरा, भाग और अनुसूचियां, यहाँ से भी 4 प्रश्न पूछा गया है। आयोग और संस्थाओं से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो इनका फेवरेट टॉपिक रहा है सदा से, यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। और संविधान निर्माण से 1 प्रश्न तो लगभग बन ही जाता है। और पंचायत भी इनका फेवरेट टॉपिक रहा है हर साल। आप देखिए चाहे 24 हो, 23 हो, 22 हो, 21 हो, 20 हो, हर साल देखिए पंचायत से आपको प्रश्न मिल जाएगा। भाषा से 1 प्रश्न पूछा गया है और अधिनियम से 1 प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार टोटल 22 प्रश्न पूछे गए हैं यूपी पीसीएस प्री 2023 में पॉलिटी से। ठीक है, अब हम इन्हीं प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? प्रतिभा पाटिल, उर्मिला सिंह, मीरा कुमार और सुषमा स्वराज। प्रतिभा पाटिल के बारे में आप जानते हैं कि यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। उर्मिला सिंह राज्यपाल रह चुकी हैं छत्तीसगढ़ की। सुषमा स्वराज के बारे में भी आप सभी जानते होंगे, हालांकि इनका स्वर्गवास हो चुका है। ये दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, साथ ही विदेश मंत्रालय भी इन्होंने संभाला था। मीरा कुमार इसका आंसर करेक्ट होगा कि ये लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी। तो इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? पूछा है, सुमेलित नहीं है। यहाँ पे अनुसूचियां दी गई हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है, ये सही है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, ये भी सही है। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित नहीं है, बल्कि चौथी अनुसूची में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट नहीं है, ये जो है 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में नहीं कहा गया है, क्योंकि यहाँ सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? तो आप देखेंगे कि प्रारंभ में 1950 से लेके 1965 तक
ये 15 वर्ष हो रहे हैं। तो 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। लेकिन 1965 के बाद भारत सरकार इसे आगे भी लागू करना चाहती थी, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज की गई। इसके बाद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के तहत दो भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित है। नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। आर्टिकल 3 से संबंधित ये हमारा कथन है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। कथन हमारा सही है। कारण, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ये कारण भी हमारा सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है आर्टिकल से संबंधित है। यहाँ दो सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे आर्टिकल 324, 315, 280, 338 के बारे में बताया गया है। हालांकि ये चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जिसने सॉल्व किया होगा उसने अवश्य देखा होगा कि ये सारे आर्टिकल पहले भी पूछे जाते रहे हैं। तो आर्टिकल 324 का संबंध इलेक्शन कमीशन से है, ए का 4 हो जाएगा। आर्टिकल 315 का संबंध लोक सेवा आयोग से है और 280 तो हमेशा पूछा जाता रहा है, वित्त आयोग से संबंधित है। और आर्टिकल 338 का संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो ए का 4 ये लीजिए, एक ही ऑप्शन से क्वेश्चन करेक्ट हो गया। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। इसमें एक चीज समझिए कि पहले प्रश्न पूछा जाता था 5-7 साल पहले की यदि आप बात करिए, तब पूछा जाता था प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 4 प्रश्नों को मिला करके अब एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर आपको ये ना पता हो कि प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी या भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि भी आपको पता होनी चाहिए और संविधान सभा की प्रथम बैठक भी का समय भी आपको पता होना चाहिए। ये चारों बातें जब आपको पता होंगी तभी आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। जैसा कि यूपीएससी के प्रश्नों को आप उठा करके देखिए तो वहां पे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, लेकिन 2-4 साल से आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस में भी प्रश्नों के कठिनाई का स्तर बढ़ता जा रहा है। बहरहाल हम आते हैं, प्रारूप समिति की नियुक्ति 1947 में किया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तारीख है 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब आप इन्हीं को लगा लीजिए, सबसे पहले 4 आएगा, ठीक है, सबसे पहले 4 आएगा, 46 के बाद 1 आएगा और उसके बाद आ जाएगा आपका तीसरा बार, यानी कि 4 1 2, 4 1 2 3। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है,
कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में उसके निर्वाचन को ही शून्य घोषित कर दिया गया। ऐसी दशा में दो स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से कौन सी बातें सही हैं, उनका चयन करना है। पहला, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। एक बात जान लीजिए कि जब तक उसके पद को शून्य घोषित किया गया, उसके पहले से जितने भी उसने कार्य किए गए वो सब विधि मान्य होंगे। तो स्टेटमेंट ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। जब तक वह पद पे था, अपने पद पर जब तक वो उपराष्ट्रपति थे, तब तक उनके द्वारा किए गए सारे कृत्य विधिमान्य होंगे, और जब वह पद से हटते हैं उसके बाद तो कोई कार्य ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा केवल एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। यहाँ संविधान के भाग से संबंधित हमारा प्रश्न है। संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में यहाँ पे दिया गया है, ये सुमेलित नहीं है पूछा गया है। ये भाग 8 में है, सही है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में इसका उल्लेख किया गया है। अधिकरण के बारे में एक भाग 11 में नहीं बल्कि 14A में किया गया है। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित। नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। आप देखिए आर्टिकल 79 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के ही पार्लियामेंट संसद बनती है। तो राष्ट्रपति संसद का अंग है। हालांकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह संसद का अंग है। 2024 में प्रश्न जो पूछा गया था, यहाँ से पूछा गया था, लेकिन वहाँ पे संसद के अंग के रूप में प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति संसद का अंग है लोकसभा या राज्यसभा का। इससे संबंधित दो स्टेटमेंट दिए गए थे, और यहाँ पे 2023 में सिर्फ कथन में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। तो ये हमारा सही हो जाता है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, ये भी सही है। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये नहीं होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ये संघ वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में आर्टिकल 280 से संबंधित अभी पीछे हमने प्रश्न देखा कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य नहीं, 4 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को नहीं देता बल्कि राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका दोनों ही, न तो एक न तो 2 सही होगा। तो डी आंसर हमारा इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन,
कोवारंटो और सेट्योरारी। ये 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। आते हैं हम स्टेटमेंट पे। पहला, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल सही। दूसरा, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है महान्यायवादी से संबंधित है, अटॉर्नी जनरल से संबंधित है कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आर्टिकल 76 के बारे में यहाँ पे कहा गया है। पहला स्टेटमेंट है, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत है। स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट करेक्ट है। महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति उनके को नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति ही उनको हटाते हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए संसद का रोल है, यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो इस प्रकार हमारा स्टेटमेंट केवल 1 करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है। यहाँ भी 2 स्टेटमेंट है। पहला, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। दूसरा, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। ये भी सही है। तो हमारा दोनों 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है कि संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 31 सीटें आवंटित है। ये बिल्कुल सही है। लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। यहाँ पे हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये भी स्टेटमेंट वाला ही प्रश्न है कि संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यदि आप देखें भारतीय संविधान का आर्टिकल 98 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। पहला स्टेटमेंट, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। बिल्कुल सही। दूसरा, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। ये भी सही है। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। ग्राम सभा के बारे में बात की जा रही है। अब इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। बिल्कुल सही है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार, ये गलत है। केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार करती है। तो ये हमारा सत्य नहीं है पूछा है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा भी देख लेते हैं। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल सही है ना। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। एक चीज समझिए कि भारत में जितने भी चुनाव होते हैं 2 संस्थाएं ही इन चुनाव को संचालित करती हैं। पहला,
पहला, भारत का निर्वाचन आयोग ये एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं। और यहाँ पे पंचायतों के समस्त चुनाव के संदर्भ में बात किया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब एक चीज समझिए, 2024 में भी प्रश्न पूछे गए थे, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता से 2024 में भी प्रश्न पूछा गया था। एक चीज समझिए, जब भी पीआरआई यानी पंचायती राज संस्थान की जब बात होती है, तो कम से कम दो समितियां हैं जिसके बारे में आप अवश्य ही पढ़ते हैं। पहला, बलवंत राय मेहता समिति, और दूसरी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया था, उसमें कौन सी बातें बताई गई थी, उसी के संदर्भ में ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात तो बलवंत राय मेहता ने कहा था, मेहता समिति ने कहा था, लेकिन अशोक मेहता समिति ने दो स्तरीय व्यवस्था की बात की थी, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। दूसरा, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो यहाँ खंड को नहीं बल्कि जिला को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना था अशोक मेहता ने। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, केवल एक सही है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और यदि न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देता है तो उसका संबोधन राष्ट्रपति को होगा। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 का हिस्सा नहीं है। एक चीज समझ लीजिए कि मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और आर्टिकल तो आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ आर्टिकल 20 के क्लॉज 1, 2 और 3 से संबंधित प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, पूछा है। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, बिल्कुल। दोहरे दंड की धारा, ये भी कहा गया है। और यातना के विरुद्ध निषेध, इसके बारे में नहीं कहा गया है, कार्योत्तर विधि के बारे में कहा गया है। तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। जब भी कुछ दशाएं होती हैं जब संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उसी के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। अनुच्छेद, यहाँ अनुच्छेद तो कुछ दिया ही नहीं गया है। आर्टिकल 109, देखिए हिंदी और इंग्लिश में अंतर है। अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। ये आर्टिकल 9 नहीं 8 है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए, तो केवल 2 हमारा स्टेटमेंट सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निदेशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। तो अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं, अभिभावक बच्चों को शिक्षा का अवसर दिलवाएं। 86वां
संविधान संशोधन करके इसे जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार में भी इसको स्थान दिया गया था, मौलिक कर्तव्यों में भी, और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में भी स्थान दिया गया था। तो इस लिहाज से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है, यह अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो ये 1919 का अधिनियम जो था, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है, 1919 का, इसके द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। और ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1947 तक बना रहा। जब देश आज़ाद हुआ तब तक ये चैम्बर बना रहा। तो इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार यूपी पीसीएस प्री 2023 में कुल 22 प्रश्न पूछे गए थे। इन 22 प्रश्नों को एक एक करके हमने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।